नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणाई क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आइए बात करते हैं FST 12 पेपर 2 के बारे में। सवाल नंबर 1 जो है वो रेडियो एक्टिविटी का सवाल है, बड़ा आसान सा है। तो सैंपल ऑफ बीटा एक्टिव न्यूक्लियाई हैव हाफ लाइफ 100 मिनट दिया हुआ है, यानी कि ln2y लेमडा की वैल्यू आपको 100 दी हुई। यहाँ से आपको लेमडा मिल जाएगा, है ना, 100 डिवाइडेड बाई ln2 डिवाइडेड बाई 100। अब अगर आप ध्यान से देखें, इनिशियली तेरा 10 की पावर 13 बीटा एक्टिव न्यूक्लियस थे, एंड नॉट की वैल्यू आपको कितने दी हुई है, 10 की पावर 13। Assume that beta particle emitted leave the sample। बीटा पार्टिकल वहां पे सैंपल से निकल रहे हैं, व्हाट इज द चार्ज रिक्वायर्ड। एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो E माइनस आ जाएगा, तो कितने बीटा पार्टिकल निकले हैं हमें ये पता कर देना है। तो किसी भी टाइम पे अवेलेबल होते हैं n इजिकल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो निकले कितने होंगे, वो निकले होंगे एन नॉट माइनस एन, यानी कितने निकले होंगे एन नॉट, एन की वैल्यू ये डाल दीजिए 1 माइनस ई की पावर लेमडा टी, और हर एक के कारण चार्ज कितना आया होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहां से ये आया होगा टोटल चार्ज Q है, दैट इज इक्वल टू एन नॉट आपके पास है 10 की पावर 13, 1 माइनस ई की पावर लेमडा आपको कितना दिया हुआ है, लेमडा आपको दिया हुआ है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा माइनस ln2 डिवाइडेड बाई 100, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है 200 मिनट दी हुई है, 200 मिनट। तो ये आपके पास अगर आप ध्यान से देखें, हाँ ln2 डिवाइडेड बाई 2 एट टाइम t इज इक्वल टू 2, तो यहां से ये वैल्यू आ गई 2, यानी कि ये नीचे की तरफ 2 है, हाँ 2 यहाँ पे -2। तो ये जो -2 आ गया ना आपके पास, ये -2, इसको ऊपर ले जाऊंगा 2 की पावर -2 को ऊपर ले, -2 होगी, उसको मैं क्या 1/4 ले लिख सकता हूँ, मैंने कहा हाँ। और ये e और ये ln का बेस e है, e 1/4, ये पूरा कार्यक्रम 1/4 नहीं हो जाएगा, लॉग तो जानते हैं आप इतना, इंटू आपके पास क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 10 की पावर 13, 1 माइनस 1/4 इज 3/4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ गया है। अब जरा ध्यान से देखिए 10 की पावर 13 और ये हो गया है 10 की पावर माइनस 19, दैट इज इक्वल टू 3 4 इंटू 4 से, तो ये कितना हो गया 0.4 है, 0.4 इंटू 10 की पावर कितना आ गया है -6 आ गया है। तो ये 1.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम जो है चार्ज होगा। अगर आपको माइक्रो कूलम में चाहिए तो आंसर आ जाएगा 1.2 माइक्रो कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन भागा तो इतना चार्ज आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन भागे मतलब कितने परसेंट है बीटा, और टोटल में से घटा दिया, एक का 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.2 माइक्रो कूलम आपको आते हुए दिखाई देगा। तो 1.20 आप फिल करके आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जरा ध्यान से देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड दिस सर्कल ऑफ रेडियस दिस, और आपको निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। रेडियस आपको दिया गया है, रेडियस की वैल्यू आप जानते हैं कि mv/q भी होती है, और आपसे निकालना क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, और p की वैल्यू mv होती है, और mv को यहां से लिखा जा सकता है ऊपर वाले से, mv की वैल्यू हो जाएगी r/q/b। लैम्डा पता है, h आपको पता है, r आपको सवाल में दिया है, q आपको पता है, b आपको सवाल में दिया है, इन सब की वैल्यू रख दीजिए, ये आपको 5 एंगस्ट्रॉन आता हुआ दिखाई देगा। तो एक रद्दी सवाल है, सेकंड वाला बड़ा ही आसान है। तीसरे वाले सवाल में अगर आप ध्यान से देखिएगा, तीसरे वाले सवाल किसका है, डॉपलर का सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन, मतलब क्या हो रहा है ना कि इधर से एक सोर्स आ रहा है ना, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी f है, यहाँ पे एक आइटम खड़ा है, मान लो इसको आते टाइम f1 सुनाई दी और जाते टाइम f2 सुनाई दी, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2% है, इसका नेचुरल इसकी फ्रीक्वेंसी f का। तो f1 कितनी सुनाई देगी, f1 सुनाई देगी वेलोसिटी ऑफ साउंड, सोर्स पास में आ रहा है तो v माइनस vs इंटू f आ जाएगा। f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस केस में सोर्स आपका दूर जा रहा होगा तो v/v प्लस vs
इंटू एफ आ जाएगी, है ना। और ये क्या है जरा ध्यान से देखिए, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 इज बेसिकली, यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो v कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 अपॉन v माइनस वी एस माइनस और 1 अपॉन v प्लस वी एस, ये वैल्यू जो है इंटू एफ इस बेसिकली बोल रहा है 2% है, किसका, नेचुरल का, यानी 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एफ है, तो एफ से एफ कट गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो v कॉमन आ गया है, ये वैल्यू हो जाएगी v प्लस वी एस माइनस वी, यानी ट्वाइस ऑफ वी एस, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आपके पास हो जाएगा v स्क्वायर माइनस वी एस, और यहाँ से वैल्यू आ रही है आपके लिए, यहाँ से वैल्यू आ रही है 2 डिवाइडेड बाई 100 वी एस का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए चेंज बहुत ही कम है, चेंज बहुत ही कम है, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि Vs इज लेस देन V है, तो क्या इस आइटम को इग्नोर कर दें, अगर इस आइटम को इग्नोर कर दें तो आपके पास आ रहा होगा ट्वाइस ऑफ V इंटू वी एस इज इक्वल टू 2/100 इंटू V स्क्वायर आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए तो 2 से 2 कट गया है, एक V से एक V कट गया है, आपको निकालना क्या है, Vs निकालना है, और V आपको सवाल में 300 दिया हुआ है, ये 100 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। बहुत कम चेंज है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है बहुत ही कम है, तो उसके स्क्वायर को हमने इग्नोर मार लिया है कंपेयर टू वी स्क्वायर है। तो आगे सॉल्व करके आप 3 मीटर पर सेकेंड निकाल सकते हैं। ये आपका सवाल नंबर 3 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बड़ा ही सस्ता सवाल है, भले डिजाइन बड़ी दी हुई हो, डिजाइन बड़ी देने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत ही सस्ता सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाइएगा कि बेसिकली जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक दूसरा सर्कल है, और यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये इसका पोटेंशियल x मान लीजिए, इसका y जो भी है, ये बी पॉइंट मान लीजिए, इसके बीच में जो भी लगे हुए हैं सबका पोटेंशियल सेम है। कितने लगे हुए हैं, आर 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 आर, आप गिनेंगे तो 8 होंगे। अगर आर 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 पैरेलल लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, r बाई आर। फिर अगर आप x और b के बीच में गिनेंगे ना तो टोटल रेजिस्टेंस आपके लिए लगे होंगे, कितने लगे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि भैया 8 इंटू 2 यानी कि 16 लगते हुए आपको दिखाई देंगे, और वो 16 के 16 पैरेलल है, तो कितना आ जाएगा, r बाई 16। अब a और b के बीच में अगर r इक्विवेलेंट निकालना है तो वो r बाई 8 प्लस r बाई 16 है, r बाई 8 प्लस r बाई 16 है, तो ये वैल्यू हो गई है 3r बाई 16। 3r बाई 16 जो है वो r इक्विवेलेंट आ रहा है। बड़ा ही आसान सवाल है, कोई बहुत तगड़ा इसमें रॉकेट साइंस वाला कुछ है भी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 के बाद 5 अगर आप देखिएगा, 5 पे ऐसा ही चंपक टाइप का सवाल है। 5, 6 बड़े ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से देखिए 5 वाला सवाल क्या है। 5 वाला सवाल क्या है, जरा ध्यान से देखिए। 5 वाले सवाल में आपको दिया गया है कि भाई एक छोटा सा मतलब जो है बूंद है उसका मरकरी का, उसका पोटेंशियल आपको 3 दिया हुआ है, उस पर चार्ज Q मान लेते हैं, KQ बाई R इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना, उसका चार्ज हो जाएगा 3R बाई K, इतना चार्ज है कि नहीं है। ऐसे छोटी छोटी बहुत n ड्रॉप्स बना के बड़ा मतलब छोटी छोटी कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाएगी, उसका रेडियस R है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कितनी ड्रॉप की जरूरत पड़ी होगी, तो आप सिंपल बोल सकते हैं 4/3 पाई R क्यूब मस्ट बी इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई R क्यूब हो गया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो 4/3 ये हो गया है, यहां से आपके पास जो है n की वैल्यू हो जाएगी, ये छोटी छोटी n कंबाइन करके बड़ा बनाया ना हमने, ये छोटा कम वाला है, यहां से n की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी r डिवाइडेड बाई r का क्यूब है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कैपिटल R की वैल्यू आपके लिए आ रही है 8 सेंटीमीटर। 8 डिवाइडेड बाई 2 को सेंटीमीटर में करेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 हो गई है, यानी कि ये 40 का क्यूब आपको बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। बहुत बढ़िया भाई। इतने नंबर ऑफ आपके पास क्या आ जाएगी, इतने नंबर ऑफ आपके पास मतलब ये कि क्या हो गया, ये 4 हो गया ना, तो 4 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 16 इंटू 4 64 इंटू 10 की पावर 3 नंबर ऑफ जो है वो ड्रॉप्स यहाँ पे आई होगी, और हर एक का चार्ज इतना होगा। तो कैपिटल Q इस पे जो टोटल चार्ज आएगा वो आप क्या कर देंगे, n इंटू क्यू कर देंगे। फिर इसका पोटेंशियल कितना होगा, मैंने कहा K डैश, कुछ भी पोटेंशियल होगा V डैश,
उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई आर है। के की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू एन इंटू क्यू है, ये वाला क्यू आपको पता है, एन की वैल्यू होगी 64 इंटू 10 की पावर 3 और क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3r बाई के है। और इस वाले क्यू को यहाँ रखने का, के और आर आपको दिए गए हैं, सारी वैल्यू को ढंग से आप पुट करेंगे एसआई यूनिट में, तो ये वैल्यू और सॉल्व करके आ रही है 4800 वोल्ट आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा अगर आप कैलकुलेशन सही से करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सस्ता सा सवाल है 6 वाला, अगर आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है ना कि आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक प्रिज्म दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 40 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है 40 डिग्री है। और यहाँ पे एक लाइट की रे आ रही है 53 डिग्री के एंगल पे, और मान लीजिए कि ऐसे कुछ चली जा रही है, ये एंगल R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये E हो जाएगा, डेविएशन क्या आएगा I प्लस E माइनस A। हमारा टारगेट क्या है, A हमको 40 दिया हुआ है, तो ये 53 दिया हुआ, 1 इंटू साइन 53 डिग्री 4/5, म्यू ऑफ प्रिज्म आपको कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, साइन R1 तो 4 से 4 कट गया, R1 की वैल्यू आई साइन R1 इज 3/5, 3/5 का मतलब हो गया है 37 डिग्री। और हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 की वैल्यू A होती है और A की वैल्यू है 40, इसका मतलब R2 की वैल्यू होगी 3 डिग्री। बहुत छोटा सा R2 आ गया है, R2 क्या आ गया है, बहुत ही स्मॉल सा R2 आ गया है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से आप देखिएगा तो आप E बड़ी आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ 4/3 साइन ऑफ R2 यानी साइन 3 डिग्री, 1 इंटू साइन E होगा। ये बहुत स्मॉल है तो इसको मोटा मोटा 3 लिखा जा सकता है, 3 से 3 कट जाएगा, डिग्री मतलब वैसे रेडियन में होगा लेकिन वापस से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वही आ जाएगा। E की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है 4 डिग्री आ गई है। अब डेल्टा निकालना है तो I प्लस E माइनस A कर दीजिए। ये ऐसा क्यों लिख पाया, क्योंकि साइन 3 डिग्री बहुत छोटा होगा रेडियन में, तो उसको साइन थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं। I की वैल्यू आपके पास कितनी आई लाला, I की वैल्यू थी 53 डिग्री प्लस E की वैल्यू 4 आ गई है, माइनस आपके पास 40 आ गया है, तो 53 एंड 4 हो गया 57 यानी कि 27 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास। मतलब 53 प्लस 4 यानी कि माइनस 53 प्लस 4 तो 57 ही हुआ, 17 ही हुआ ना यार, है कि नहीं। ये आंसर आ जाएगा आपके पास 17 डिग्री, 17 डिग्री आपके पास डेविएशन आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 7 पे। क्या है जरा देखिए सवाल नंबर, और ये पेपर 1 पे पेपर 2 बहुत ही आसान है, मतलब कुछ नहीं है। हाइड्रोजन लाइक एटम है, एटॉमिक नंबर Z है, एक्साइटेड स्टेट 2n में है, वो जंप लगा रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी तब निकलेगी जब वो साला 2n से लेके n की वैल्यू 1 में आ जाएगा, मिनिमम तब आएगी जब वो 2n से 1 में आएगा भाई, है ना, छोटी सी, और ये पूरा 2n से लेके 1 तक, तो कितनी एनर्जी निकलती है, मान 13.6 Z स्क्वायर 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला लगाना है, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो 13.6 Z स्क्वायर 1/n छोटा 1 माइनस कहां से टप्पा खा रहा है 2n से, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और ये 204 दिया हुआ है। दूसरा इस वाले केस में आपके पास 13.6 Z स्क्वायर 1/n छोटा इस n का स्क्वायर माइनस 1/2n का स्क्वायर इज इक्वल टू 40.8। अब आप ध्यान से देखिएगा इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया, इनको सॉल्व करिएगा तो n भी मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा z भी मिल जाएगा। तो n की वैल्यू 2 आएगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 4 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डिवाइड करके, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। फिर आपसे कुछ भी पूछा, मिनिमम एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड बाय एटम ड्यूरिंग द एक्साइटेशन है, मिनिमम एनर्जी जो है वो 2n से लेके n के बीच में होगी। फिर आपसे पूछा है भैया ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, तो ग्राउंड स्टेट में लाला माइनस ऑफ 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर है, n की वैल्यू 1 है, Z मिल गया है। सारे ऑप्शन चेक किए जा सकते हैं, चेक करेंगे तो 1, 3 एंड 4 आपको सही आता हुआ दिखाई देगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। 7 के बाद जब 8 वाले सवाल को आप पढ़ेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि मान लो कि ये भाई साहब ये आपका x एक्सिस I कैप हो गया, ये आपका J कैप हो गया। भाई साहब के पास रफ्तार किधर की रफ्तार है पॉजिटिवली चार्ज है और इनकी रफ्तार है v नॉट I कैप में,
ओरिजिन से लेके वो जा रहा है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर की तरफ को मैंने नेगेटिव मान लिया है, बाहर की तरफ पॉजिटिव है। B इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी नॉट एक्स के कैप, बी नॉट एक्स के कैप, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखें V क्रॉस B की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिवली चार्ज है। V क्रॉस B, अगर अंदर में मान लू मैं माइनस के कैप की डायरेक्शन में, माइनस के कैप अंदर की तरफ ऐसे लगेगा, तो भाई साहब ऐसे घूमेंगे है ना, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, तब तक कि जब तक कि x आपका क्या हो, x आपके पास क्या हो, पॉजिटिव। ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं आएगा, उसका रेडियस चेंज होता हुआ आएगा, ऐसा कुछ आएगा शून्य ऐसा। फिर क्या होगा, जैसे ये x नेगेटिव होगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी B जो है वो बाहर की तरफ हो जाएगा, तो V क्रॉस B करेंगे, अब फोर्स उधर लगने लग जाएगा, तो कुछ इस तरह का बात आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब आप एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल गोज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, मैंने कहा पागल, एक लिमिट के बाद वो टर्न करने लग जाएगा। इस तरह का सवाल भी आपने किया होगा कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये भी आप पता कर सकते हैं। सवाल बनाया जा सकता है कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट इसके द्वारा कितना अचीव होगा। तो पहला गलत हो गया है। दूसरा अगर आप पढ़िएगा, इसका दूसरा पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, तो y कंपोनेंट, हाँ y जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल आपको सेकंड सही हो रहा है। थर्ड बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेज कीप ऑन चेंजिंग, तो बिल्कुल सही बात है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। थर्ड भी सही है। द पार्टिकल विल रिपीटेडली पास थ्रू इट्स इनिशियल पोजीशन, इनका नहीं भाई, तू उधर कट रहा है ना भाई, इनिशियल पोजीशन तो ओरिजिन की, 2 और 3 ही सही होंगे। क्या होंगे, 2 और 3 ही सही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 के बाद सवाल नंबर 9 पे। क्या है जरा सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 जो है वो फोटो आप देखिएगा, ए और बी के बीच में शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल आपके बी वाले पॉइंट का हो जाएगा, और सी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अगर आप इसको दोबारा से ऐसे बनाएंगे तो ये आपका बैटरिया हो गया है। यहाँ आपके पास 4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 6 ओम का रेजिस्टर, और यहाँ पे आपके पास 1 रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर, क्योंकि ए कितने कितने दिए हुए भाई, करंट इसमें बोला गया है कि 4 एम्पियर आ रहा है, ये 6 ओम है, ये 25 ओम है, ये 10 ओम है, और ये 20 ओम है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये सी डी आप जो भी बोल दीजिए, मतलब है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ए बी और का पोटेंशियल सेम है, और सी और डी का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि वो एक आपको संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आर इक्विवेलेंट निकालना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है ना। आर इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और आपको जो है मतलब जो है, जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो 20, 10 एंड 25 है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, देखो 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए, और ये 20 और 10 और 25 है, पहले इनका निकालना पड़ेगा। यानी 10 ये कितना हो जाएगा, 1/20, 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/25, इनका ये इक्विवेलेंट मान लो 1/r डैश 1/25, तो एलसीएम आपका 100 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, प्लस ये 1 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, तो ये 9 ये आपका आ गया, मतलब 9 और 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 1/10 है। तो यहाँ से r डैश की वैल्यू 10 ओम आ गई है, और यहाँ से 6 और 4 ऑलरेडी 10 हो गया, 10 प्लस 10 इज 20 है। तो अगर आप ध्यान से देखें 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, आर इक्विवेलेंट की ओवरऑल वैल्यू आपके पास आ रही है 20 ओम, तो ये V जो है, इस V की वैल्यू होगी I इंटू आर इक्विवेलेंट है। I की वैल्यू क्या है, 4 है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो ये आपके लिए आ जाएगा 80 वोल्ट। क्या आ जाएगा आपके लिए, ये आपके लिए 80 वोल्ट आ जाएगा। तो बैटरिया आपकी 80 वोल्ट की है। अब आप इसमें कौन से वाले पार्ट में कितना करंट जाएगा बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। 20 है, 100 है, ये दिया हुआ है, तो मतलब जो है करंट कितना जाएगा बड़ा आसानी, यहाँ से आपके पास 4 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। बाकी ऑप्शन चेक किए जा सकते हैं, 1 2 3 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पे। मतलब बहुत रद्दी था, आपको बस ये ऐसे बना देना है कि सी और डी का पोटेंशियल सेम है, और ए और बी का पोटेंशियल सेम है ना, तो बना लीजिए, तो बड़ा ही आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, सवाल नंबर 10 वाला सवाल। 10th में एक पल्स दी है, और पल्स को स्टाइल मार के मतलब फंक्शन दिया है, फोटो आप बना ही देंगे, बड़ा आसान सा है। fx इज इक्वल टू x/4 प्लस 1, ये तब है जब एक -4 से लेके x की वैल्यू कहां तक है, 0 तक है, और 0 से लेके जब x की वैल्यू
1 तक है तब आपके पास ये आ रहा -x+1 और अदरवाइज जो है ये 0 है, बाकी सारे केसेस में 0 है। तो अगर आप इसको प्लॉट करने जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें, x की वैल्यू अगर आप -4 डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये कार्यक्रम ऐसा है x = 0 तक, देन उसके बाद ये ऐसा है। इसकी स्लोप आपके पास 1/4 आ जाएगी, इसकी स्लोप -1 है, ये वाली आपके लिए आ जाएगा x की वैल्यू 1 और ये वाला x की वैल्यू -4 आ गया है ना दादा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, और ये वाली जो है वो y की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो शेप आपको दी गई है, एरिया पूछा गया है, तो एरिया निकालेंगे क्या आ जाएगा भाई साहब, 1/2। बेस का लेंथ कितना हो गया है, 5 हो गया। हाइट की कितनी है, 1 है, तो ये आपके लिए कितना आ जाएगा, 5/2 मीटर स्क्वायर, 5/2 मीटर स्क्वायर। एरिया, अच्छा भाई साहब, पल्स इज दिस, x यहाँ पे सेंटीमीटर में है, x यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में, किसने रखा भाई, पॉजिटिव x डायरेक्शन, x/4 दिस the shape of the area of the enclosed by the string and x axis is, हाँ 5/2 तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर में ही है ना, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिखेगा। द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो x = 30 सेंटीमीटर पे एक पार्टिकल है, x = कहां पे पार्टिकल है, 30 सेंटीमीटर पे, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया गया है 0.015 सेकेंड है ना। तो पहले अपन ये पता कर लेते हैं कि ये जो वेव है इसकी रफ्तार क्या है, वेव की वेलोसिटी हो जाएगी t/μ। टेंशन आपको सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन, और म्यू की कितना है, 50 ग्राम पर मीटर, यानी कि 50 × 10⁻³ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है ये 10⁻², रफ्तार आ गई आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ गई है, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई है। तो t = 0.015 सेकेंड पे कितनी आगे बढ़ जाएगी, ये आगे बढ़ जाएगी भाई साहब, मतलब पाउंड × 10 कर दीजिए, तो ये आपके आ जाएगी 1 मतलब जो है आपके पास रफ्तार इतनी है ना 10 मीटर पर सेकेंड, और इतना टाइम दिया हुआ तो कितनी आगे बढ़ जाएगी, 10 × 100 इतना सेंटीमीटर में आ जाएगा, और ये है आपके पास कितना 0.015 है, तो 3 मिनट, यानी ये 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगी। 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाने का मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला ये जो पीक है आपका वो x = 0 पे, वो कहां पहुंच जाएगा, x = 15 पे, मतलब यहाँ पे आपका x = 15 होगा। अच्छा, यहाँ ये दूरी कितनी, 1 है, ये 16 हो जाएगा, और ये पीछे की तरफ 4 है, 15 - 4 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11। आपको बोला है 13 वाला, 13 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी रफ्तार आपसे पूछी गई है। यहाँ वाले पार्टिकल की अगर बात की, वेव ऐसे चली जाएगी ना, यहाँ पे पार्टिकल की रफ्तार आपसे पूछी गई है, तो वो होता है -स्लोप × वेलोसिटी ऑफ वेव है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी, और आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो आपके पास आ रहा है 10 आ रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये आपका जो है 10/4, यानी कि स्लोप -1, तो आपके पास जो है इसको डिवाइड कर दीजिए भाई, 5/2 जो है -5/2 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को × 100 कर दीजिए, × 100 अगर आप कर दीजिएगा तो ये कट गया 50 से, ये 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही, माइनस का मतलब आप समझिए ना, वेरी गुड, नीचे की तरफ पार्टिकल जा रहा होगा, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज -250 सेंटीमीटर, यानी थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। तो ठीक ठाक सवाल था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। हमें ये पता करना था कि भाई t = इतना सेकंड पे ये कहाँ होगा, और फिर x = 13 सेंटीमीटर वाले की करस्पॉन्डिंग स्लोप पता कर लीजिए, है ना, मतलब ये पल्स जो है वो इतने टाइम में कहाँ पहुंच जाएगी, इसका आइडिया निकाल दीजिए, बाकी आगे तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो ये था सवाल नंबर 10। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पे। 11 बहुत लंबा सवाल है, कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। जरा देखिए क्या है 11वां सवाल। सवाल नंबर 11 देखिएगा। सवाल नंबर 11 आपके पास है। सवाल नंबर 11 सवाल, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ये सॉलिड स्फीयर है और ये वाला होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर एंड ये वाला होलो स्फीयर है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो क्या सीन है,
सेम मटेरियल ऑफ इक्वल रेडियस है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, इसका भी रेडियस क्या है, आर है ना। अब अगर आप देखें सेम इनिशियली एट द सेम टेम्परेचर, यानी दोनों का टेम्परेचर क्या है, टी है, केप्ट इन द सराउंडिंग विच इज एट लोअर टेम्परेचर, मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे आपके पास अगर आप ध्यान से रेडिएशन लगने वाला है डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखें मटेरियल सेम है, ई सेम होगा, सिग्मा सेम हो गया, एरिया जो है वो सेम होगा दोनों का, है कि नहीं है, एरिया दोनों का सेम होगा, इतने से हीट रिलीज हो रही होगी, और अगर नेट बात करें तो टी नॉट की पावर 4 भी आ जाएगा, है कि नहीं है, कुछ एब्जॉर्ब भी हो रही होगी, कुछ रिलीज हो रही होगी। तो अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, बड़ा ही लल्लू सवाल है, बोथ द स्फीयर विल एमिट थर्मल रेडिएशन एट द सेम रेट एट द बिगिनिंग, सेम सेम भाई, दोनों के लिए ई सेम होगा, सिग्मा एरिया सेम है, टी सेम है दोनों का। डी ऑप्शन पढ़ लीजिए, बोथ द स्फीयर विल एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग एट द सेम, बिल्कुल। अब सेकेंड एंड थर्ड में अगर आप देखिए, बोथ द स्फीयर विल एमिट थर्मल रेडिएशन एट इक्वल रेट एट ऑल द इंस्टेंट, रेट तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, वो इक्वल नहीं होगी। इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग की बात करेंगे तो आप इसको क्या लिख देंगे, एम एस डेल्टा टी, है कि नहीं है, एम से डिवाइड करेंगे एम एस, तो अगर आप माइनस डी टी बाई डी टी, मतलब खुद ही टेम्परेचर कम हो रहा है तो मास पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों का मास सेम होने वाला नहीं है, तो इस तरह से 1 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा, और 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई 3 वाले में तो मास पे डिपेंड कर रहा है ना, अब इसका रेडियस सेम है, डेंसिटी ये सॉलिड है और ये होलो है, दोनों का मास सेम होने वाला नहीं है, तो 1 एंड 4 सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 11 के बाद 12 वाला सवाल एकदम सस्ता है, यहीं पे बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है आइटम को, ये एंगल है आपके लिए थीटा, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, और यहाँ पे रखी हुई है एक स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और मास है m, और यहाँ पे रखी हुई है स्प्रिंग। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करें, मतलब ये कब कहाँ आया होगा, ये मीन पोजीशन से x नॉट इधर दबी होगी, ये x नॉट दबी होगी और ये x नॉट खींची होगी, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इधर लग रहा होगा k x नॉट खींचने के कारण, और ये वापस प्रेस कर रही होगी तो 2k x नॉट, और इधर क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा। तो अगर आप ध्यान फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू, मतलब जो इलोंगेशन हुआ, इसमें इलोंगेशन इसमें कंप्रेशन, वो होगा कि कितना, mg sin थीटा बाई 2k, वहां पे क्या हो गई होगी, इसकी मीन पोजीशन हो गई होगी जहां पे फोर्स 0 है ना, फिर वो ये मतलब मीन पोजीशन से यहाँ एक्सट्रीम से रिलीज किया तो ये x नॉट उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मीन पोजीशन के अबाउट वो क्या कर रहा होगा, HSM कर रहा होगा, है कि नहीं है। और बाकी ये दोनों कैसी है, सीरीज में है कि पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल में लगी हुई है, पैरेलल में अगर आप खींचते हैं तो x सेम आता है, तो अगर आपको टाइम पीरियड कल को निकालने को बोले t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाई k, इफेक्टिव क्या होगा, k और k पैरेलल है तो ऐड होके 2k आ जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए, एम्पलीट्यूड और HSM विल बी mg sin थीटा बाई 2k, पहला सही है, सेकंड गलत हो जाएगा, टाइम पीरियड में 2k से डिवाइड करना है तो आपका 3 वाला जो है टाइम पीरियड वाला सही हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 2k, पैरेलल है ना k और k, पैरेलल में जब होते हैं तो सीरीज की तरह ऐड हो जाते हैं, k और k क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, ये आपका 12 हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं 13 वाले सवाल पे, कौन से सवाल पे, 13 वाले सवाल पे। सवाल नंबर 13 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 13 आपको क्या दिया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, n की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 1 है, आइडियल गैस है, और प्रोसेस के बारे में जानकारी आपको दी गई है, P इज इक्वल टू अल्फा टी की पावर 1/2, P इज इक्वल टू अल्फा टी की पावर 1/2, अल्फा कांस्टेंट है, और आपको मोलर स्पेसिफिक हीट पूछी गई है, क्या पूछी गई है, मोलर स्पेसिफिक हीट पूछी गई है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस dw, इसको आप क्या लिखेंगे, NCDT, और ये क्या हो जाएगा, NCVDT, और इसको अपन क्या लिख देंगे, PdV लिख देंगे, है कि नहीं है ना। और इसको अगर आप गामा के टर्म में इसको लिख दीजिए, PdV को लिखना है बेसिकली, क्या है, P की वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आइडियल गैस है, PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT, है कि नहीं है। तो अगर मुझे P चाहिए तो मैं *V कर देता हूं, है ना, सॉरी, अगर मुझे V चाहिए तो मैं यहाँ से P से डिवाइड कर दूंगा, और P क्या है, अल्फा इंटू टी की पावर 1, तो ये हो जाएगा nR डिवाइडेड बाई अल्फा टी की पावर 1/2 है, तो यहाँ से dV की वैल्यू क्या आ जाएगी, nR अपॉन
अल्फा और 1/2 नीचे आ जाएगा और टी की पावर -1/2 आएगा, नीचे की तरफ अल्फा ले आते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये तो अपना NCDT हो गया है, इसको अपन मतलब जो है CV को गामा की टर्म में लिखेंगे तो NRDT और मतलब F/2 तो उसको गामा की टर्म में लिखेंगे तो गामा -1 आ जाएगा, है कि नहीं यार? इसको लिख सकते हैं ना, CV की वैल्यू क्या है NF/2 RDT होता है कि नहीं यार? तो इसको F को रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि गामा क्या है F+2 डिवाइडेड बाई F इज गामा है। और यहाँ पे अगर आप PdV की बात करें, PdV की P कहाँ है भाई साहब हमारे पास? अल्फा इंटू टी की पावर 1/2 है और dV की वैल्यू क्या है NR/2 अल्फा टी की पावर 1/2 और डिफरेंशिएट किया तो dt आ जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा अल्फा टी की पावर 1/2 से ये कट जाएगा, n यहाँ पे कट जाएगा, dt कट जाएगा तो c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से आ रही अल्फा अपॉन गामा -1 है ना, और यहां से कितना आ रहा है r डिवाइडेड बाई 2 अल्फा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा आपके लिए, मतलब हाँ नहीं अल्फा तो कट गया ना भैया, 2 ही बचा, अल्फा टी की पावर 1/2 से r/2 बचा, r/2 बच गया है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें और r/2 तो यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, ये 1 अपॉन गामा -1 प्लस 1/2 आ गया है तो r इंटू यहाँ से अगर आप 2 ऊपर ले लीजिए 2 प्लस गामा -1 अपॉन 2 गामा -1 है तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस गामा अपॉन 2 यहाँ पे है गामा -1 है। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन 3 में। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ये बस आसान सा था, PdV को लिखना था, बाकी बहुत ही आसान। आइए आगे बढ़ते हैं 14 वाले सवाल पे। 14 भी एकदम लल्लू है। 14 में आपको क्या करना है, 14 जरा ध्यान से देखिए। 14 वाले में आपको एक दिया गया है कि भाई साहब जो है वोल्टेज ऐसे वेरी कर रहा है 300√2 sin 100t है ना डाल। ओहो, इज कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, थ्रू AC अमीटर है, रीडिंग ऑफ द अमीटर विल बी। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे XC निकालना चाहिए जो कि होता है ओमेगा इंटू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 है और C की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड है, यानी 10 की पावर -6 है। तो ये ऊपर जाके 10 की पावर 4 ओम आ गया है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो I आएगा वो E0 डिवाइडेड बाई XC आ जाएगा। मतलब मुझे अगर I0 चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा V0 डिवाइडेड बाई XC कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं, वो कैपेसिटर से ही कनेक्टेड हैं। ये 300√2 है और ये 10 की पावर 4 है। ओ हो तो ये वैल्यू की कितनी आ जा रही है 10 की पावर 4 ही आ रहा है ना, सही तो किया ना कैलकुलेशन XC की। अगर आप ध्यान से देखें 2 मिनटे से यहाँ पे 2 मिनटे कट गए तो ये आ गया आपके पास 3√2/100 आ रहा है ना। अगर कैलकुलेशन में कुछ है क्या गड़बड़ी, 300√2 डिवाइडेड बाई XC और बट्टा √2 करेंगे 3/100 आ रहा है यहाँ से। हाँ 3, अच्छा ये आपका I0 आ गया। आपको क्या चाहिए IRMS चाहिए तो बट्टा √2 करेंगे क्या कहाँ, तो 3/100 जो है इसको बट्टा √2 करेंगे, √2 कट जाएगा, 3/100 क्या आएगा एम्पियर आएगा। आपको मिली, आपको क्या चाहिए मिली चाहिए तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 मिली एम्पियर आ जाएगा। 30, अरे भाई ये तो एम्पियर है ना, मिली एम्पियर में आंसर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 मिली एम्पियर आ जाएगा। लल्लू सवाल था, इसमें कुछ खास बात नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं 15 वाले सवाल। 15 एकदम सस्ता सवाल, एकदम सस्ता, जरा ध्यान से देखिए क्या है। ये पास्कल लॉ पे बेस्ड है, मतलब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ वाली फनल का एरिया ज्यादा है और ये वाले का एरिया कम है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा एरिया A1 है और यहाँ A2 है और यहाँ फोर्स मान लीजिए F1 लग रहा है, यहाँ F2 लग रहा है। तो पास्कल लॉ से मैं ये बोल सकता हूँ A1 F1 मस्ट बी इक्वल टू F2/A2 है। अगर आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे A1 जो है वो A2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा F1 इज ग्रेटर देन
F2, F1 इज ग्रेटर देन F2 एग्जैक्ट। तो क्या होगा अगर F1 इससे बड़ा हो गया तो आपसे सवाल बोल रहा है यूनिफॉर्म हैवी हेल्दी रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस प्ले ईच ऑफ द प्ले placed on the opening of a symmetrical U-tube with a incompressible liquid once the मतलब प्लेट को हटा दिया है। अब क्या होगा, मैंने कहा यहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये ऊपर की तरफ कट लेगा, ये ऊपर की तरफ कट लेगा, तो पिस्टन A1 विल रेज एंड A2 जो ये ऊपर जाएगा तो वो नीचे आएगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है ना। पहले यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा था, अभी क्या होगा कि ये जब जैसे हट जाएगा तो कट लेगा ऊपर की तरफ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। बहुत ही लल्लू है भाई साहब। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 देखिए क्या है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में क्या है ना कि यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है जो कि फ्रीली एकदम मस्त रखी हुई, इधर से एक रॉड आ रही है, इसकी रफ्तार कितनी है v0 है और मास इसका भी m है, इसका भी m है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारी बातें हो रही है। टक्कर के बाद क्या होगा, मैंने कहा टक्कर के बाद ये v से चलने लगेगी और ओमेगा से घूमने लगेगी। अगर मैं यहाँ की इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो मुझे पता है कि इन दोनों के सिस्टम पे ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना ही कोई एक्सटर्नल टॉर्क है, तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, है कि नहीं यार, है ना। तो अगर आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन की बात करें तो मास बराबर है दोनों का, m और e की वैल्यू 1 है, तो v cum सीधा सीधा मतलब जो है चेंज हो जाएगी ना वेलोसिटी v0 जो है ये रुका हुआ, तो इसको मिल जाएगी v0 बात ही खत्म हो गया है। और ओमेगा कितना मिलेगा, मैंने कहा इस पॉइंट के अबाउट आप क्या कर दीजिए Li इज टू L फाइनल कर दीजिए। पहले क्या था v0 परपेंडिकुलर दूरी कितनी L/4 और I ओमेगा, I की वैल्यू कितनी है mL/12 है, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास का 0 हो जाएगा P, तो बस एक ही आएगा I ओमेगा क्योंकि हम इसी के अबाउट लिख रहे हैं, है ना। तो I इंटू ओमेगा आ जाएगा, तो M से M कट गया है, एक L से एक L कट गया है, ये 3 कट गया है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3v0 बटा L है, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3v0 बटा L है। अब आपको ये बोला गया भैया इस रॉड पे एक बिंदु बताइए जिसकी रफ्तार 0 हो, तो लाला उधर की तरफ मिल सकता है, क्यों, क्योंकि घूम ऐसे रहा है, VCM आगे है, तो यहाँ से x दूरी पे चले जाइए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी v0 इधर होगी और ओमेगा इंटू एक्स इधर की तरफ होगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी v0 डिवाइडेड बाई ओमेगा आ जाएगी, v0 डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 3v0 बटा L है, v0 से v0 कट गया है, L/3 आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास L/3, यानी ऊपर की तरफ सेंटर से ऊपर की तरफ L/3 पे जाइएगा तो आपको एक ऐसा बिंदु मिल जाएगा जो कि रुका हुआ है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट सवाल यानी कि 17 वाले सवाल पे। सवाल नंबर 17 जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास दो आइटम हैं P32 एंड P33, दोनों की हाफ लाइफ आपको दी हुई है, इसका 20 डेज है और इसका 30 डेज है। स्टार्टिंग में ये बोला गया कि इनके जो इसका मान लो n0 है तो इसका 4n0 है, क्योंकि रेशियो आपको क्या दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है, और आपको t = 0 पे मतलब मान लीजिए कि इसके हाफ लाइफ दी हुई तो लैम्डा मान लो लैम्डा 1 है और इसका कितना है लैम्डा 2 है, तो भैया हाफ लाइफ जो होती है वो ln2/λ1 है और ये क्या है ln2 डिवाइडेड बाई λ2 है। तो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी होती है λ×n, तो λ×n जो है किसी भी टाइम पे बात करेंगे तो वो λ1 इंटू, अगर आप ध्यान से देखिए तो इनिशियल t = 0 पे ये 4n0 था और ये λ2 इंटू कितना था λ2 इंटू n0 था, है कि नहीं यार। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए ये एक्टिविटी आपको दी हुई है, t = 0 पे दी है क्या, इनिशियली एक्टिविटी ऑफ 7 MCI 7 into 10⁻³ is equal to λ1 की वैल्यू को यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 4 into λ1 की वैल्यू होगी ln2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस n0 कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं यहाँ पे n0, और λ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी λ2 की वैल्यू हो जाएगी ln2 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 5 आ गया। अब आप ध्यान से देखें इस पूरे केला में अननोन कौन है n0 है, सॉल्व करके n0 नहीं निकाला जा सकता है। जब अपन n0 निकाल रहे हैं तो n0 की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ रही है 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ln2,
अब ये आ गया आपके लिए एन नॉट है, एन नॉट मिल गया। आपको क्या निकालना है, एक्टिविटी निकालनी है मिक्सचर की। कब निकालनी है, 60 डे बाद। कौन, कितने दिन बाद, 60 डेज। अगर आप ध्यान से देखें तो जो अपना पहला वाला आइटम है उसकी 3 हाफ लाइफ के बराबर है ना, 20 इंटू 3 60। और ये वाले भाई साहब के लिए कितनी है, 2 हाफ लाइफ है। तो ये जो है लैम्डा इंटू एन इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, मैंने कहा लैम्डा 1, और इसका अमाउंट कितना रह जाएगा, इनिशियली कितना था 4 एन नॉट था, और 3 हाफ लाइफ के बाद में 2 की पावर 3 हो जाएगा बचा कुचा कार्यक्रम। और इसके पास कितना था, लैम्डा 2 था इनिशियल, लैम्डा 2 इंटू एन नॉट था पहले, 2 हाफ लाइफ के बाद में 2 स्क्वायर, इतना हो जाएगा। कितनी एक्टिविटी आ जाएगी, कब, 60 डेज के बाद। लैम्डा 1 की वैल्यू पता है क्या, क्या एन नॉट की वैल्यू पता है, क्या ये एन नॉट वहां पे रख सकते हैं, क्या लैम्डा 1 की जगह ln2/20 डाल सकते हैं, लैम्डा 2 की जगह ln2/30 डाल सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू आ रही है 1 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 1 मिली है कि नहीं है। बहुत ही आसान है, मतलब कुछ नहीं है, आपको ये बस 60 डेज देखना था और निकाल देना है, कैलकुलेशन कर देनी है, आसान है। मेजॉरिटी ऑफ सवाल लगभग सारे ही सवाल, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पूरा पेपर 1 पेपर 2 जो है आप पूरी तरह से फोड़ सकते हैं, इसको पूरी तरह से फोड़ा जा सकता है। ये था सवाल नंबर 17। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। क्या है सवाल नंबर 18, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 ऐसे रॉड लगा रखी है, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, और यहाँ पे अच्छा 2 identical rods each of mass and length are welded together at a right angle, then suspended from a knife edge as shown है। angular frequency of a small oscillation of the system और in its own plane about the, अच्छा ये मतलब ऐसे इनको टांग रखा, इनका ये आइटम है ना, ये आइटम है, यहाँ पे ये मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये तो फिजिकल पेंडुलम हो गया, टक 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 ऐसे कर रहा होगा, है कि नहीं है। ये दूरी l/2 रहेगी, ये दूरी l/2 रहेगी, मास सेम रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा, इन सबका सेंटर ऑफ मास रहेगा। मास की कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा वहां पे। और ये वाली दूरी जो है वो परपेंडिकुलर दूरी जो है ये d मान लेते हैं, है ना। तो ये परपेंडिकुलर दूरी आपके लिए कितनी आ जाएगी, ये एंगल आपके लिए क्या है, राइट एंगल पे है वो, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, l/2 √2 है, d आ गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो टाइम पीरियड क्या होता है, t फिजिकल पेंडुलम का 2π√i/k, यानी कि i हो जाएगा i² प्लस md², यानी कि कुल मिला के i अपने इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, और डिवाइडेड बाय k mgd sin थीटा को बहुत स्मॉल मान लेते हैं, d जो इस पे लग रहा होगा 2mg, है कि नहीं। ये m खुद ही यहाँ पे क्या होगा, 2m होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो t = 2π√, अच्छा अगर ओमेगा की बात करें, इस यानी ये तो टाइम पीरियड की बात होगी, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ ओमेगा निकालना है, यानी ओमेगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा mgd डिवाइडेड बाई ICOM प्लस md²। तो अगर आप ध्यान से देखें m की वैल्यू कितनी है, 2m है, g है, और d क्या है, d सेंटर ऑफ मास की यहाँ से दूरी है, जो कि कितनी हो जाएगी, l/2√2 डिवाइडेड बाई अगर आप ध्यान से देखिए ये एक्सिस के अबाउट i निकाल रहे हैं, ml²/3, तो यहां से टोटल कितना आने वाला है आपके पास, ml²/3 इज 2ml²/3 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और ये वाले l से एक l कट जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, 3g/2√2l, 3g/2√2l का रूट जो है इतना रेडियन पर सेकेंड है, इतना रेडियन पर। फिजिकल पेंडुलम का एक सस्ता सा सवाल है, क्या टोटल मास का 2m है, ये ऐसे ऐसे कर रहा होगा, मतलब है कि नहीं है, जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से दी दूरी पर। उम्मीद है कि इस टोटल जो FST 12 है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में सारे सवाल लगभग आपसे हुए ही होंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल इसमें थे ही नहीं। उम्मीद है कि आपने इस FST 12 को बुरी तरह से फोड़ा होगा। बाकी जो सवाल नहीं हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट में गलती हुई है, उसका फिर से एनालिसिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि अगली बार आपसे वैसी गलती नहीं हो। बाकी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।